नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी में 6 चरणों का लोकसभा चुनाव हो चुका है और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को है। तमाम टीवी चैनल लगातार तरह तरह से संकेत दे रहे हैं कि यूपी में भाजपा शानदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव की राय इससे अलग है। यूपी को लेकर उन्होंने अपने अनुमानों में कई बार फेरबदल किया है। उत्तर प्रदेश में जब 4 चरणों में 39 सीटों का चुनाव पूरा हो गया तो योगेंद्र यादव ने बताया था कि भाजपा की हालत पतली है। यादव ने उस समय कहा था कि भाजपा को 15 से 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। 6 चरणों के मतदान के बाद योगेंद्र यादव ने यूपी को लेकर अपने आकलन में बदलाव किया है। एबीपी न्यूज पर उन्होंने बुधवार 29 मई को कहा कि 1000 किलोमीटर घूमने के बाद मैं कह सकता हूं कि यूपी में इस बार भाजपा का वोट खिसक रहा है। इस बार भाजपा की लीड घटकर 5 से 6% हो जाएगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि भाजपा 50 से 52 सीटों से ज्यादा नहीं पा सकेगी। अगर भाजपा की वोटिंग फीसद में कमी आई तो यूपी में सीटों की संख्या 40 तक रह जाएगी। लोकनीति सीएसडीएस के संजय कुमार ने महाराष्ट्र को लेकर दावा किया है कि यहां इस बार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट को फायदा मिलता दिख रहा है। संजय कुमार का कहना है कि इस बार महाराष्ट्र को लेकर बहुत उलझन है। यहाँ 2 शिवसेना हैं, 2 एनसीपी हैं, इसलिए कंफ्यूजन बहुत है, लेकिन सहानुभूति शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पक्ष में है। उनका कहना है कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन को 25 से 26 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए को 21 से 22 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में एनडीए को 2019 की तुलना में नुकसान हो रहा है। संजय कुमार ने कर्नाटक को लेकर भी बड़ी बात कही है। उनका मानना है कि कर्नाटक में भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। यहाँ कुल 28 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने इनमें से 25 पर जीत दर्ज की थी। इस बार बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन कर रखा है और सिर्फ 25 सीटों पर लड़ रही है। कांग्रेस के लिए खास बात यह है कि कर्नाटक में उसकी सरकार है। उसके 3 बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम खुद चुनाव प्रचार में जी जान से जुड़े हुए हैं। इस हिसाब से बीजेपी को कर्नाटक में नुकसान तय है। इस बार पार्टी के लिए 25 सीटें जीत पाना संभव नहीं लगता। पंजाब के होशियारपुर में बीकेयू एकता सिद्धपुर के नेता कुलविंदर सिंह मचियाना को गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के होशियारपुर रैली से पहले नजरबंद कर दिया गया। पंजाब सरकार ने मोदी की रैली के आसपास किसानों के आने पर पाबंदी लगा दी है। पंजाब सरकार ने होशियारपुर में किसानों को 10 सड़क और एक हाईवे उपलब्ध कराया है और जहां वे अपने विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। मोदी के गुरुवार को ही आनंदपुर साहिब और लुधियाना में भी रैलियां हैं। विपक्ष ने पीएम मोदी के 30 मई को तमिलनाडु में ध्यान करने जाने को चुनावी स्टंट करार दिया है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला। उन्होंने कहा कि हमने अपनी शिकायत में चुनाव आयोग से कहा है कि साइलेंट पीरियड में कोई भी नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है। टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान का प्रसारण किया गया तो उनकी टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गुट को निर्णायक जनादेश मिलेगा और प्रधानमंत्री पर फैसला 48 घंटे से भी कम समय में हो सकता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में अधिकतम सीटें उसके नेतृत्व के लिए स्वाभाविक दावेदार होंगी। अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में गुरुवार को दोपहर 2 बजे सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन तक बढ़ाने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से मना कर दिया था। दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक बढ़ा दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पिछले साल हुई थी। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की एक रैली में कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान रमजान में लगातार बिजली रहती थी, लेकिन जन्माष्टमी पर नहीं रहती थी। रैली में उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में लोगों के पास 2 विकल्प हैं, एक जिसने राम मंदिर बनवाया और दूसरा जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। अमित शाह ने बुधवार को पूर्वांचल में महाराजगंज, देवरिया, बलिया और रॉबर्ट्सगंज में रैली की। इन सीटों पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है।
पुणे पोर्शे कार हादसे में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने के मामले में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद अब उनके साथ पूछताछ में कई नई जानकारियां पुणे पुलिस के हाथ लग रही हैं। इस मामले में एक नया मोड़ ससून अस्पताल के डीन विनायक काले के बयान के बाद आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर तावरे को पिछले कुछ मामलों में आरोपी पाए जाने के बावजूद एक मंत्री और विधायक की सिफारिश पर फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग का प्रमुख बनाया गया था। अस्पताल के डीन विनायक काले ने कहा कि महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ और विधायक सुनील टिगरे ने एक पत्र लिखकर डॉक्टर अजय तावरे को ससून अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग का प्रमुख बनाने के लिए कहा था। मंत्री और विधायक दोनों ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट से हैं, जो महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के साथ गठबंधन में सत्ता में है। विधायक सुनील टिंगरे पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वो दुर्घटना के बाद एरबड़ा पुलिस थाने गए थे और उन्होंने अधिकारियों पर मामले में नया रुख अपनाने का दबाव बनाया था। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने गुरुवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023-24 में मजबूत गति से विस्तार किया, जिससे वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7.6% हो गई। ये 2022-23 में 7% थी। ये लगातार तीसरे वर्ष 7% या उससे अधिक रही। गुरुवार को बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 0.50% यानी 370 अंक गिरकर 74,132 के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी 0.52% यानी 118 अंक गिरकर 22,596 के स्तर पर दिखा। बुधवार शाम को मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि दिल्ली में तापमान 52.9 डिग्री तक पहुंच गया। इसे देश में अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया तापमान बताया गया। हालांकि दिल्ली का तापमान इतना अधिक था या नहीं, इस पर मौसम विभाग और विज्ञान मंत्रालय ने बयान जारी किया है और इस आंकड़े के पीछे सेंसर में गड़बड़ी की आशंका जताई है। बयान में कहा गया है कि मंगेशपुर में 52.9 डिग्री तापमान दर्ज होने के पीछे सेंसर में गड़बड़ी एक वजह हो सकती है। मौसम विभाग सेंसर और डेटा की जांच कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 40 वर्षीय एक व्यक्ति की लू लगने से मौत हो गई। खबरों के मुताबिक बिहार के दरभंगा का रहने वाला शख्स अपने कमरे में बिना किसी कूलर या पंखे के रह रहा था। इजरायली गोलीबारी और हवाई हमलों में दक्षिणी गजा शहर रफा में लोगों की मौत हो रही है, जिससे दुनिया भर में उस हत्याओं की निंदा हो गई है और सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन रफा अभियान ने गति पकड़ ली है। इस बीच अब इजराइल इसका जवाब लेकर आया है। इजराइल का नया अभियान है कि 7 अक्टूबर को आपकी नजरें कहां थी। बता दें, ये लोगों को 7 अक्टूबर को हमास के हमलों की याद दिलाने का काम करता है, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।